हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज से हम लोग अपने इनकम टैक्स के एमसीक्यूज की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हर चैप्टर के कुछ एमसीक्यूज आपको कराए जाएंगे, जिससे आपको ये आइडिया लगेगा कि जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे आपके एग्ज़ाम में जो 30 मार्क्स का एमसीक्यू टैक्स में आता है उसका पैटर्न क्या होगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे हम एमसीक्यू करेंगे इसका मतलब ये नहीं है कि पेपर में यहीं से आएगा। हाँ, एमसीक्यूज इस तरीके के होते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। वो हमारी किस्मत की बात है कि इसमें से 2-4 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाए, बट ये कोई एमसीक्यू का सिलेबस नहीं है कि आप इतना एमसीक्यूज कर लेंगे और आप ये सोचें कि इससे बाहर नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। एमसीक्यूज बेसिकली प्रैक्टिस इसलिए की जाती है कि हमको एक बार पैटर्न पता लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अभी आज के इस पहले सीरीज में हम लोग जितनी क्लासेस हमने संडे टू संडे कवर किया है उसके एमसीक्यूज रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके सामने। तो देखिए, रिटर्न ऑफ इनकम, क्लबिंग ऑफ इनकम और सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। रिटर्न फाइलिंग से शुरू करते हैं कि जो हमारा एक चैप्टर है, वैसे तो छोटा सा चैप्टर है, हमारे एग्जाम में इसका जो वेटेज है 4 to 6 मार्क्स का होता है। 4 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं इस चैप्टर से, और एमसीक्यूज में हो सकता है 1-2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आ जाए। तो किस टाइप के क्वेश्चन एमसीक्यूज में आते हैं रिटर्न ऑफ इनकम चैप्टर से, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। आइए जरा देखना शुरू करते हैं हम लोग रिटर्न ऑफ इनकम एमसीक्यू सीरीज। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कोई मिस्टर एक्स है जिनकी पीजीबीपी की इनकम 3 लाख है और उनका एटीसी का जो डिडक्शन है वो 1 लाख रुपीज है। क्या इनको आईटीआर फाइल करना है, और अगर फाइल करना है तो इनका रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट क्या होगा, ये हम लोगों को यहाँ पे डिस्कस करना है। तो बताइए, क्या आप कुछ गेस कर पा रहे हो कि इनको आईटीआर फाइल करना है, नहीं फाइल करना, और अगर फाइल करना है तो कब तक फाइल करना है? बताइए। हम लोग जब सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने पढ़ा था कि अगर कोई इंडिविजुअल है उसको आईटीआर फाइल करना होता है अगर उसकी ग्रॉस टोटल इनकम, मतलब टोटल इनकम विदाउट गिविंग इफेक्ट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U अगर बेसिक एग्जम्पशन से ज्यादा है। तो यहां ध्यान से देखिए, इनका पीजीबीपी का इनकम 3 लाख है, डिडक्शन इनका 80C है। अगर इस डिडक्शन को हम ना कंसीडर करें तो भी इनकी इनकम 3 लाख है, और क्योंकि मिस्टर एक्स है कुछ हमें बोला नहीं गया तो इनका बेसिक एग्जम्पशन 2.5 लाख रुपए का है। तो अगर इनका टोटल इनकम 3 लाख का है तो इनको आईटीआर फाइल करना होगा, और आईटीआर फाइल करने का ड्यू डेट क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि इनको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, ये तो गलत है। इनको रिटर्न फाइल करना होगा 31 जुलाई ऑफ असेसमेंट ईयर। 30 सितंबर तो हो नहीं सकता, इंडिविजुअल है, कंपनी तो है नहीं, ऑडिट की रिक्वायरमेंट तो कहीं बता नहीं रहा है, थोड़ी सी इनकम है। तो हमारे हिसाब से इसका आंसर बी होना चाहिए कि इनको रिटर्न फाइल करना होगा। जो रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट होगा वो जनरल ड्यू डेट होगा, 31 जुलाई होगा है ना, क्योंकि इनकी टोटल इनकम विदाउट गिविंग इफेक्ट ऑफ 80C to 80U मोर देन बेसिक एग्जम्पशन है, तो इनको आईटीआर फाइल करना होगा। और ऐसे सिचुएशन में आईटीआर फाइल करने का जो ड्यू डेट होता है 31 जुलाई होता है। चलिए आगे चलते हैं। द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम फॉर अ कंपनी, वाह बहुत सिंपल क्वेश्चन है। द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम फॉर अ कंपनी फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 इज, बताइए 31 अक्टूबर 2023। तो आप 31 अक्टूबर 2023 के साथ जाओगे, इसमें तो कोई डिस्कशन ही नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब देखो क्या कहता है, इफ अ माइनर चाइल्ड हैज द इनकम ऑफ 5 लाख फ्रॉम हिज टैलेंट, इन दिस केस इट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स, नहीं है तो गलत है। इट इज टैक्सेबल एंड इनकम शैल बी क्लब्ड इन द इनकम ऑफ फादर, नहीं। अगर कोई बच्चा स्मार्ट चाइल्ड है, अपने टैलेंट, स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस से इनकम कमाता है तो वहां पे क्लबिंग नहीं होती है, आपको मालूम है। इट इज टैक्सेबल एंड इनकम शैल बी क्लब्ड इन द इनकम ऑफ मदर, ये भी गलत है। इट इज टैक्सेबल, ठीक है, एंड रिटर्न शैल बी फाइल्ड बाय फादर एज ए गार्जियन, बिल्कुल पॉइंट नंबर डी, हम पॉइंट नंबर डी के साथ जाएंगे। रिकॉल कर लो,
नॉर्मली माइनर चाइल्ड की इनकम पेरेंट्स के हाथ में क्लब होती है, लेकिन उसका एक्सेप्शन क्या था? उसका एक्सेप्शन था जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, एटीयू चाइल्ड मतलब डिसेबल चाइल्ड, उस केस में क्लबिंग नहीं होती है, उनको खुद टैक्स पे करना होता है और आईटीआर फाइल करना होता है लीगल गार्जियन के थ्रू। एंड सिमिलर सिचुएशन एप्लीकेबल इन केस ऑफ अ माइनर चाइल्ड हैविंग टैलेंट, स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड इनकम डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू सच टैलेंट। तो जो इनकम वहां से अर्न होगी उसकी हम क्लबिंग नहीं करते हैं, उसको खुद टैक्स देना होता है और रिटर्न फाइल करना होता है गार्जियन के थ्रू। तो हम क्वेश्चन थर्ड में डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, इट इज टैक्सेबल एंड रिटर्न शैल बी फाइल्ड बाई फादर एज अ गार्जियन। फोर्थ देखिए, द रिटर्न ऑफ अ कंपनी हैज बीन वेरीफाइड बाई, याद करो सेक्शन 140 साइनिंग ऑफ रिटर्न। द रिटर्न ऑफ अ कंपनी हैज बीन वेरीफाइड बाई मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर और एनी अदर पर्सन एज द केस में प्रिस्क्राइब फॉर दिस पर्पज। जनरल मैनेजर नहीं, हमने ऐसा नहीं पढ़ा, सेक्रेटरी हमने नहीं पढ़ा, मैनेजर नहीं पढ़ा, हम तो फोर्थ में ए के साथ जाएंगे। याद करिए सेक्शन 140 क्या बोलता था कि जो कंपनी है, कंपनी के केस में जो आईटीआर फाइल साइन करेगा वो वेरीफाई और साइन करेंगे कौन? मैनेजिंग डायरेक्टर, और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो कोई भी डायरेक्टर कर लेगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 में ए के साथ जाएंगे, ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एन एसएससी कैन फाइल अ रिवाइज रिटर्न ऑफ इनकम एट एनी टाइम बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट और बिफोर एक्सपायरी ऑफ द फॉलोइंग पीरियड विच एवर इज अर्लियर। बताइए, 1 ईयर, 2 ईयर, नो, 6 मंथ, नो 3 मंथ, कहीं हमने सुना था, याद करो। बताइए, सेक्शन 139 सब सेक्शन 5 रिवाइज रिटर्न 3 मंथ प्रायर टू द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। एम आई राइट? यही होना चाहिए। देखो पॉइंट नंबर डी कहता है एन एसएससी कैन फाइल अ रिवाइज रिटर्न ऑफ इनकम एट एनी टाइम बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट और बिफोर एक्सपायरी ऑफ फॉलोइंग पीरियड विच एवर इज अर्लियर। 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, नहीं, ये सही नहीं है। 2 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, ये तो हमने पढ़ा है आजकल अपडेटेड रिटर्न में इतना टाइम हमें मिलता है। 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। पॉइंट नंबर डी देखिए, 3 मंथ्स प्रायर टू एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। आई होप ये आपको याद होगा, पढ़ा है हम लोगों ने सेक्शन 139 सब सेक्शन 5 कि रिवाइज रिटर्न को फाइल करने का जो हमारे पास टाइम होता है असेसमेंट ईयर से 3 महीने पहले तक हमें फाइल कर देना होता है। तो हम यहां पे ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। ठीक है बच्चा, चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 6, एज पर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 फाइलिंग ऑफ रिटर्न इज कंपल्सरी इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट इज अर्न और लॉस। बताइए, पहला ही पॉइंट था हमारा, बोथ कंपनी एंड पार्टनरशिप फर्म, कंपनी एंड पार्टनरशिप फर्म को अपना आईटीआर फाइल करना होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनको इनकम है या लॉस है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग सी के साथ जाएंगे। आ जाइए डी, क्वेश्चन नंबर 7, यहां पे हम लोग सी के साथ जाएंगे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7, मिस्टर एक्स हैज टोटल इनकम ऑफ 7 लाख फॉर एवाई 23-24. He filed his return of income for assessment year 23-24 on 13 दिसंबर 2023. बताइए, क्या ये रिटर्न नॉर्मल रिटर्न मानी जाएगी या बिलेटेड रिटर्न मानी जाएगी? अगर असेसमेंट ईयर 23-24 है और एसएससी की इनकम 7 लाख है तो इसको अपना आईटीआर 31 जुलाई ऑफ असेसमेंट ईयर फाइल कर देना चाहिए, मतलब 31 जुलाई 2023 तक फाइल कर देना चाहिए। लेकिन इन्होंने 13 दिसंबर को फाइल किया है, मतलब इन्होंने बिलेटेड रिटर्न फाइल किया है, तो इनको लग जाएगा, फीस देना पड़ता है ना 234F। बताइए कितना? 5,000 रुपीज। 5,000 रुपीज 1,000 तो तब होता जब इनकी टोटल इनकम 5 लाख तक होती। अगर इनकी टोटल इनकम 5 लाख तक होती तो यहां जो फीस लगता 234F में बेटा वो लगता 1,000। लेकिन देखिए इनकी जो टोटल इनकम है ना 7 लाख है, तो यहां हम 5,000 के साथ जाएंगे। 5,000 रुपया इनको फीस देना पड़ेगा अगर ये बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं और इनकी टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा है। तो 7 लाख के केस में हम यहां पे 5,000 की पेनल्टी फीस 234F में इंपोज हो जाएगा। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 8 चेक करो। मिस्टर वाई हैज अ टोटल इनकम ऑफ 4,50,000 फॉर असेसमेंट ईयर 23-24. He furnished return of income for assessment year 23-24 on 2nd December. He is liable to pay fees. अब देखिए यहां पे ना इनकी टोटल इनकम अप टू 5 लाख है। अगर 5 लाख से ज्यादा है तो हमें पे करना होगा कितना? 5,000। लेकिन क्योंकि इनकी टोटल इनकम अप टू 4,50,000 है
तो हम यहां पे करेंगे 1000 रुपए की पेनल्टी। तो यहां पे 1000 रुपया मार्क करिए ए। अगर हमें लीगल प्रोविजन याद है ना, तो एमसीक्यूज हमारे लिए बहुत आसान हो जाते हैं। बस ये थोड़ी सी प्रैक्टिस इसलिए जरूरी है कि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन हमारे एमसीक्यू में पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान आसान से दिख रहे हैं। बेटा आपने पढ़ लिया है तो इसीलिए आपको आसान लग रहा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलिए, तो हम क्वेश्चन नंबर 8 में ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। मिस्टर जेड, a salaried individual, total income 8 lakhs for AY 23-24. He furnished return of income for AY 23-24 on 20th August. अगेन इन्होंने लेट रिटर्न फाइल किया है और इनकी टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा है। तो हम ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। इनको 5000 रुपए की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी सेक्शन 234F के अंदर। 234F में इनको 5000 रुपए की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। इसको हम लोग फीस बोलते हैं, बाई नेचर ये पेनल्टी ही है। द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, नेक्स्ट देखिए। द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग the due date of furnishing return for company with business loss of 1,30,000 for assessment year 23-24। बताइए, बिजनेस लॉस हो या बिजनेस प्रॉफिट हो, कंपनी के केस में क्योंकि ऑडिट मैंडेटरी है तो इनके लिए रिटर्न फाइल करने का जो ड्यू डेट होता है वो 31 अक्टूबर होता है। तो हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, क्योंकि इनका ये कंपनी है और इनका ऑडिट होगा तो इनके लिए रिटर्न फाइल करने का जो टाइम है 31 अक्टूबर है। चलिए, Eleven देखिए। मिस्टर करण फाइल हिज रिटर्न ऑफ इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 showing total income of 7,112,2023. The fees payable by him under section 234F। बार बार एमपीटी आरपीटी में एग्जाम में आया हुआ है तो इसीलिए क्वेश्चन देखो 234F पे रिपीट होता है। तो जब ऐसे एमसीक्यूज आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको यह भी दिमाग लगाना है कि सेम प्रोविजन के बारे में बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं पूछा गया है, तो हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। बताइए, जब इनकी टोटल इनकम ही 7 लाख रुपया है और लेट रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो पेनल्टी कितने की लग जाएगी? 5000 इनको फीस पे करना होगा सेक्शन 234F में। हु कैन वेरीफाई रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ अ नॉन रेजिडेंट कंपनी? मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर। सी देखो, अ पर्सन हु होल्ड अ वैलिड पावर ऑफ अटॉर्नी फ्रॉम सच कंपनी टू डू सो, एनी ऑफ द अबव। बताइए, नॉन रेजिडेंट कंपनी के केस में कौन वेरीफाई करेगा? पॉइंट नंबर सी के साथ जाओगे। अ पर्सन हु होल्ड अ वैलिड पावर ऑफ अटॉर्नी फ्रॉम सच कंपनी टू डू सो। चलिए, थर्टीन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिटर्न कैन बी रिवाइज अंडर सेक्शन 139(5)? इसमें कौन सी रिटर्न है जो 139(5) में रिवाइज हो जाएगी? नंबर 1, क्या 139(1) में जो ओरिजिनल रिटर्न फाइल हुई है क्या हम सिर्फ वही रिवाइज कर सकते हैं? या ऑप्शन 2 देखिए, क्या हम ओरिजिनल रिटर्न बिलेटेड रिटर्न ही रिवाइज कर सकते हैं? ऑप्शन सी देखिए, क्या 139(1) या 139(3) लॉस रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं? या ऑप्शन डी देखिए, क्या हम ओरिजिनल रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं? क्या हम लॉस रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं? क्या हम बिलेटेड रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं? यस, हम ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। चाहे आपने रिटर्न फाइल किया हो 139(1) में, 139(3) में, 139(4) में, आप कोई भी रिटर्न रिवाइज कर सकते हो, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। तो हम 13 में ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। अगर पूरा सिलेबस हमारा ढंग से कवर हो ना तो आप 400-500 एमसीक्यूज एक दिन में कवर करके फेंक सकते हो। तो एमसीक्यूज को बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेस देने की अपने आप पे जरूरत नहीं है। सिलेबस को अच्छे से पढ़ते चलें और एमसीक्यूज अपने आप होता जाएगा। देखो आपके सामने, एनएसएससी इज अलाउड टू फाइल लेट रिटर्न ऑफ इनकम मैक्सिमम अप टू 31 दिसंबर, अप टू 3 मंथ प्रायर टू द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर, विद इन 3 मंथ फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ। बताइए कौन सा होना चाहिए? आप ही बताओ। सिंपल सा छोटा चैप्टर है आरओआई का, तो बहुत ज्यादा एमसीक्यूज यहां आपको दिखेंगे नहीं। हम ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे।
NSSC is allowed to file late return of income maximum up to 3 years prior to the end of assessment year. 15 देखिए, यहाँ पे MCQs कम क्यों हैं? क्योंकि पहले ना मैं इंस्टीट्यूट के स्टडी वाले MCQ कवर कर रहा हूँ। मतलब ICI ने अपने स्टडी मॉड्यूल में या जब जब उन्होंने MCQ रिलीज किया बच्चों के प्रैक्टिस के लिए, हमने वहाँ से एक क्वेश्चन उठा लिया है और पहले वो कवर अप कर रहे हैं। तो देखिए कितना लो ग्रेड का MCQ। अब लो ग्रेड का MCQ क्या, प्रोविजन मेरे को पता है, मैं तो टीचर हूँ, आपको पता है, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब वही कोई बच्चा ऐसा है जिसने 234F नहीं पढ़ा, 139(1) नहीं पढ़ा, 139(3) नहीं पढ़ा, 139(4) नहीं पढ़ा, 139(5) नहीं पढ़ा, तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन आपको पता है कि हम लोग क्लास में इन सेक्शंस के साथ साथ कंटेंट करते हैं, तो मेरे बच्चों को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए, इन केस ऑफ डिफेक्टिव रिटर्न असेसिस शैल बी अलाउड। नाम से ही पता लग गया होगा कि सर ने क्या बताया था और क्या पढ़ा था हम लोगों ने। 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन। अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि आपने जो रिटर्न फाइल किया है उसमें कुछ डिफेक्ट है, तो वो आपको डिफेक्ट इंटीमेट करेगा और ये आपकी ड्यूटी है कि आप विद इन 15 डेज आप उसको रिस्पॉन्ड करें, है ना। तो टाइम लिमिट ऑफ 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन हमें उसको रिस्पॉन्ड करना होता है। तो बेटा ये जो ICI ने इस चैप्टर से रिटर्न ऑफ इनकम से जो MCQs अभी तक अपने बुकलेट में अपने स्टडी मॉड्यूल में डाला है वो आपके सामने है। ये 15 MCQs हैं, अच्छे MCQs हैं। आपको इसे पढ़ के कॉन्फिडेंस आया होगा कि हाँ जो हमने चैप्टर कवर किए हैं उसी के हिसाब से MCQ ड्राफ्ट है। इसमें जब मैं आपको बुक दूंगा MCQ की हार्ड कॉपी, तो इसमें कुछ और 20, 25, 30 क्वेश्चन ऐड होंगे जिसमें वो एरिया जिसको ICI ने टच नहीं किया है लेकिन स्टडी मॉड्यूल के अंदर वो सिलेबस का पार्ट है, वो भी इसके अंदर आ जाएगा। चलिए, तो अब हम स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम के ऊपर। क्लबिंग ऑफ इनकम के ऊपर हम लोगों ने संडे वाली क्लास में क्लबिंग ऑफ इनकम भी कवर कर लिया था। तो आइए जरा देखते हैं कि क्लबिंग ऑफ इनकम के MCQs किस तरीके से ड्राफ्ट होंगे और हम उसके रिस्पॉन्स को कैच कर पा रहे हैं या नहीं कैच कर पा रहे हैं। आओ जरा फर्स्ट देखते हैं। इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड, इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम एनी डिसेबिलिटी ऑफ द नेचर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 80U। देखिए पहला ही MCQ माइनर चाइल्ड के ऊपर आ गया। कहता है इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी ऑफ द नेचर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 80U is to be assessed in the hands of minor child, to be clubbed with the income of parents, completely exempt, or clubbed in the hands of father। नहीं 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 नहीं, हमें दो केसेस में क्लबिंग नहीं करना होता है, याद करो। अगर बच्चा स्मार्ट चाइल्ड है या स्पेशल चाइल्ड है। देखो यहाँ पे ना बच्चा स्पेशल चाइल्ड है, 80U चाइल्ड है, मैंने क्लास में बताया था 80U चाइल्ड। और ऐसे सिचुएशन में ना क्लबिंग नहीं होती, वो बच्चा खुद टैक्स पे करता है और रिटर्न फाइल करता है लीगल गार्जियन के थ्रू। तो देखिए यहां पे जो आंसर आएगा ना ये फर्स्ट आएगा, ये फर्स्ट आएगा। टू बी असेस्ड इन द हैंड्स ऑफ माइनर, खुद उसके हाथ में असेस होगा, उसको खुद टैक्स पे करना होगा, रिटर्न फाइल करेगा लीगल गार्जियन के थ्रू। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। सेकंड देखो, कई बार ना बच्चे देखते हैं कि अरे यार MCQ में कितने सा आंसर भी 2-2, 3-3 लाइन का दिया हुआ है, कैसे पढ़ें। ये कंसंट्रेशन आपको डेवलप करना होगा। कई MCQs में अमाउंट होंगे, वहां तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही किसी MCQs में स्टेटमेंट्स आने लगते हैं, ऑप्शंस 2-2, 3-3, 4-4 लाइन का होने लगता है, बच्चों को वहीं दिक्कत होने लगती है। नहीं बेटा, कंसंट्रेशन रखना है, मुश्किल नहीं होगा लेकिन पढ़ने की हैबिट तो आपको डेवलप करनी ही होगी। इनकम अराइजिंग टू माइनर मैरिड डॉटर, income arising to married minor daughter to be assessed in the hands of married minor, to be clubbed with the income of parents whose total income before including minor higher, completely exempt। याद रखिए, अब जैसे ही मैंने मैरिड माइनर डॉटर यहां देखा ना, या आपने देखा, आपके दिमाग में सेक्शन 27 आया होगा, डीम्ड ओनर। लेकिन एक बात बताइए, क्या हम ये MCQ हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर का पढ़ रहे हैं या क्लबिंग में पढ़ रहे हैं? क्लबिंग में। और क्लबिंग में मैंने आपको बताया था ये
कि जो हाउस प्रॉपर्टी मैरिड माइनर डॉटर को ट्रांसफर किया जाता है वहां डीम्ड ओनर कॉन्सेप्ट नहीं लगता, लेकिन एसेट कौन सी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए जो कौन सी है? हाउस प्रॉपर्टी। यहां पे हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, इनकम अराइजिंग टू माइनर डॉटर है। तो याद रखिए यहां पे सेम प्रिंसिपल लग जाएगा जो माइनर चाइल्ड के केस में लगता है। जब आप क्लबिंग के अंदर सेक्शन 64 सब सेक्शन 1A पढ़ते हो तो वहां लिखा हुआ है माइनर इंक्लूड मैरिड माइनर डॉटर। इसको जो बाहर किया गया है ना, वो बाहर किया गया है हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर के अंदर। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, हम हाउस प्रॉपर्टी नहीं पढ़ रहे हैं, हम नॉर्मल क्लबिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो यहां पे वही प्रोविजन होगा जो माइनर के केस में होता है। अब देखो माइनर डॉटर कोई स्पेशल चाइल्ड तो है नहीं, कोई टैलेंट वाली इनकम तो है नहीं, तो बताइए फिर तो हम नॉर्मल क्लबिंग के प्रोविजन लगा देंगे। देखो टू बी क्लब विद द इनकम ऑफ दैट पेरेंट्स हुज टोटल इनकम बिफोर इंक्लूडिंग माइनर इनकम इज हायर। तो ऑप्शन बी के साथ जाएंगे हम सेकंड केस में। सेकंड केस में हम लोग बी के साथ जाएंगे। चलिए आगे। कभी भी ना एमसीक्यू जल्दीबाजी में मत करना। कई बार एक से ज्यादा ऑप्शंस आपको ठीक लगने लगेंगे, जो मोस्ट एप्रोप्रिएट होता है हमें वही मार्क करना होता है। तो एमसीक्यू बेटा कभी जल्दीबाजी में नहीं, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल की तरह है। 30 मार्क्स का आप बिल्कुल सही सही करके आ जाओगे, आपको 30 मार्क्स मिल जाएंगे। थर्ड देखिए, वेयर अ मेंबर ऑफ एचयूएफ हैज कन्वर्टेड और ट्रांसफर्ड हिज सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन इन ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी, इनकम अराइजिंग देयर फ्रॉम, इट सेक्शन 64 सब सेक्शन 2 की बात कर रहा है। याद करो सबसे लास्ट में, चैप्टर के सबसे लास्ट में एक छोटा सा पैरा था, ट्रांसफर ऑफ एसेट टू ज्वाइंट फैमिली। तो उससे कोई इनकम आता है तो हम किसके हाथ में टैक्स कर देते हैं? बताइए। टैक्सेबल एज ए इनकम ऑफ ट्रांसफरर, बिल्कुल सही बात है। जिसने वो एसेट ट्रांसफर किया है उसके हाथ में, एचयूएफ के हाथ में तो होगा नहीं, कर्ता के हाथ में नहीं। जिसने उस एसेट को कन्वर्ट किया है, पढ़ा है ना हमने, जिसकी एसेट उसकी इनकम। तो एसेट किसकी थी? उस मेंबर की थी, जिसने कन्वर्ट किया है, तो उसी मेंबर के हाथ में क्लबिंग हो जाएगा। मतलब ऑप्शन ए होगा यहां पे आंसर। यहां पे हम लोग ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। चलिए आगे, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। इफ द कन्वर्टेड प्रॉपर्टी, क्वेश्चन नंबर 3 का ही बेस है ये। इफ द कन्वर्टेड प्रॉपर्टी इज सब्सिक्वेंटली पार्टेड, मतलब पार्टीशन हो गया, अमंग द मेंबर ऑफ फैमिली, द इनकम डराइव फ्रॉम सच कन्वर्टेड प्रॉपर्टी एज रिसीव बाय स्पाउस ऑफ ट्रांसफरर। बताइए, वो भी हम उस इंडिविजुअल के हाथ में क्लब कर लेंगे अगर उसके वाइफ को भी मिला है तो। एज ए इनकम ऑफ कर्ता, नहीं, कर्ता को मत पकड़िए, स्पाउस नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एचयूएफ नहीं, ये बन जाएगा ट्रांसफरर। जो ट्रांसफरर है उसी के हाथ में इनकम माना जाएगा। मतलब अगर आपकी कोई ज्वाइंट फैमिली है, उसको आपने कोई एसेट ट्रांसफर किया है, उस एसेट से ज्वाइंट फैमिली को कोई इनकम आ रही है, तो टैक्स पर्पज के लिए वो इनकम आपके हाथ में इंक्लूड हो जाएगी, क्लब हो जाएगी। फर्दर अगर एचयूएफ फैमिली के प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और वो एसेट जो आपने ज्वाइंट फैमिली को ट्रांसफर किया था, बाय वर्च्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अगर वो एसेट स्पाउस के हाथ लग जाता है, तो वहां से जो इनकम स्पाउस कमाएगी वो भी इंडिविजुअल के हाथ में क्लब होगा। ऐसा कुछ हम लोगों ने लास्ट टू लास्ट संडे क्लास में भी डिस्कस किया था। तो हम यहां पे ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। चलिए आगे 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एग्जेम्पशन ऑफ सर्टेन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग द इनकम क्लब्ड इज अवेलेबल अंडर सेक्शन 1032 where the minor income is clubbed with the income of parents. The maximum exemption available is up to 1500 in respect of each minor child. ठीक लग रहा है? up to 1500 in respect of each minor child, maximum 2 child, 2000 तो है ही नहीं, और मैक्सिमम 2 चाइल्ड वाली लिमिट यहां पे नहीं है। तो हम यहां पे ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। 1500 रुपीज का आपको एग्जेम्पशन आपको तो नहीं मिलेगा, जिस पेरेंट्स के हाथ में इनकम क्लब होगी, ये अमाउंट रिड्यूस होने के बाद क्लब होगी। तो 1500 इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच माइनर चाइल्ड, अगर 4 माइनर चाइल्ड हैं और चारों माइनर चाइल्ड की इनकम अगर क्लब हो रही है। अगर क्यों बोला मैंने? क्योंकि माइनर की हर इनकम क्लब नहीं होती, माइनर की सिर्फ जो नॉर्मल इनकम होगी वही क्लब होगी। अगर वो अपने टैलेंट, स्किल, एक्सपीरियंस से कोई पैसा कमाता है तो वो क्लब नहीं होगी। और अगर
वो 80U चाइल्ड है और 80U चाइल्ड कोई इनकम कमाता है वो क्लब नहीं होगा। उसके अलावा जो भी इनकम होगी वो क्लब हो जाएगी और जिस पेरेंट्स के हाथ में क्लब होगी उनको 1500 रुपीज का एग्जिम्पशन मिल जाता है 1032 में विदाउट लिमिट ऑफ चाइल्ड, मतलब 3 चाइल्ड 4 चाइल्ड है सबका मिल जाएगा। तो हम ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। 6 नंबर देखिए, सॉरी, मिस्टर ए गिफ्ट अ सम ऑफ 1 लाख टू हिज ब्रदर वाइफ मिसेस बी। अच्छा, ए गिफ्ट दे रहे हैं अपने ब्रदर के वाइफ को, अच्छा, और बी गिफ्ट अ सम ऑफ 1 लाख टू मिसेस ए। जैसे ही आपने ये 2 लाइन पढ़ा आप समझ गए भैया यहां तो क्रॉस ट्रांसफर हो रहा है। और बताइए क्रॉस ट्रांसफर के केस में भी क्लबिंग होता है, आपने पढ़ा था ट्रांसफर इंक्लूड क्रॉस ट्रांसफर एज वेल एज इनडायरेक्ट ट्रांसफर। फ्रॉम द सम गिफ्टेड टू हर मिसेस बी इन्वेस्टेड इन फिक्स डिपॉजिट इनकम देयर फ्रॉम 10,000। बताइए मिसेस बी की जो इनकम आएगी उसके हस्बैंड के हाथ में क्लब हो जाएगी। पैसा चाहे मिस्टर ए ने ही क्यों ना दिया हो, भाई मिस्टर बी ने भी तो ए के वाइफ को दिया है, तो मिसेस बी को मतलब बी के वाइफ को जो भी इनकम आएगी वो बी के हाथ में क्लब हो जाएगी। देखो अफोरसेड 10,000 विल बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ। अब बताइए बी के वाइफ को जो इनकम आई वो ये के हाथ में थोड़ी ना क्लब कर दोगे, ये तो केस है क्रॉस ट्रांसफर का। तो ये 10,000 का जो अमाउंट है ना ये क्लब होगा मिस्टर बी के हाथ में। मिस्टर बी के हाथ में मतलब हम लोग ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, यहां पे ऑप्शन डी होगा। बस आपको ये ना इस वीडियो से ये समझना है कि किस तरीके के किस रेंज तक के क्वेश्चंस एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। स्कॉलरशिप रिसीव बाय माइनर चाइल्ड इज, यह हम लोग मिसलेनियस टॉपिक में पढ़ेंगे सबसे लास्ट में, लेकिन देखो मैं आपको अभी बता देता हूं कि अगर किसी माइनर चाइल्ड को कोई स्कॉलरशिप मिलता है तो जो स्कॉलरशिप है ना वो सेक्शन 1016 में एग्जेम्प्ट होता है। सेक्शन 1016 में स्कॉलरशिप, कोई एजुकेशन का स्कॉलरशिप होता है, ये सब एग्जेम्प्ट होता है। ठीक, तो स्कॉलरशिप जो अगर किसी माइनर चाइल्ड को मिला है तो वो हम 1016 में एग्जेम्प्ट कर देते हैं। ये शायद अभी आपको क्लबिंग चैप्टर में ना सूट करे, जब हम लोग लास्ट में मिसलेनियस टॉपिक कवर करेंगे तो सेक्शन 10 में जितनी इनकम एग्जेम्प्ट होती है जो आपके लिए सीए इंटरमीडिएट में इंपॉर्टेंट है वहां आपको दिया हुआ है, मैं एक एक करके मार्क कराऊंगा। बस अभी आप मार्क कर लीजिए कि अगर बच्चे को कोई स्कॉलरशिप स्कीम के तहत कुछ मिला है तो वह अमाउंट एग्जेम्प्ट होता है सेक्शन 10 सब सेक्शन 16 में। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8। इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट विद बैंक मेड आउट ऑफ इनकम अर्न फ्रॉम ए स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप एग्जेम्प्ट है बेटा, लेकिन अगर स्कॉलरशिप के पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर दिया गया और वहां से इनकम आएगी तो वो पेरेंट्स के हाथ में क्लब हो जाएगा जिस पेरेंट्स की इनकम ज्यादा होगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम बी पॉइंट के साथ जाएंगे, क्योंकि देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोलता है, फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि टू बी असेस इन द इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड। नहीं नहीं नहीं, ये कोई 80U चाइल्ड नहीं है और ना ही स्मार्ट चाइल्ड है। कंप्लीटली एग्जेम्प्ट ऐसा भी नहीं है। फादर के हाथ में क्लब हो जाएगा ऐसा ही नहीं है। बताइए फादर की ही गलती है क्या? तो हम पॉइंट नंबर बी के साथ जाएंगे, टू बी क्लब्ड विद द इनकम ऑफ पेरेंट्स हुज टोटल इनकम बिफोर इंक्लूडिंग माइनर इनकम इज हायर। तो 8 का जो एप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, Mr. X transfer income of 51,000 from rent to his minor son without transferring of house property. Rent of 51,000 is taxable in the hands of transferor. Son taxable in the hands of नहीं, exempt from tax. बताइए 9 के अंदर कौन सा प्रोविजन लग गया? सेक्शन 60 लग गया बेटा, ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ असेट। ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ एसेट। और बताइए क्या हो जाएगा इस केस में? हम ए ऑप्शन के साथ जाएंगे और ये इनकम क्लब हो जाएगी ट्रांसफरर के हाथ में। 10 देखिए, 10 नंबर, इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीव बाय माइनर मैरिड डॉटर। अरे कोई भी हो, वो तो हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर था जहां पे एक्सेप्शन था। 10 में भी हम लोग बी के साथ ही जाएंगे, सेम सेम सेम, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे
पेरेंट्स के हाथ में क्लब हो जाएगा जिस पेरेंट्स की इनकम ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मिस्टर आरव गिफ्टेड अ हाउस प्रॉपर्टी वैल्यूइंग 50 lakhs टू हिज वाइफ गीता, who in turn gift same to daughter-in-law Deepa. The house was let out at 25,000 per month throughout the year, मतलब पूरे साल में 3 लाख। Compute income from house property in whose head income from house property chargeable to tax. क्या ये 3 लाख रुपया आरव के हाथ में टैक्स होगा, 2,10,000 आरव के हाथ में टैक्स होगा, 2,10,000 गीता के हाथ में टैक्स होगा, 2,10,000 दीपा के हाथ में टैक्स होगा। आरव ने गिफ्ट किया किसको, वाइफ को, वाइफ ने गिफ्ट कर दिया किसको, डॉटर इन लॉ को, दीपा को। कहता है कि बताइए किसके हाथ में क्लबिंग होगी। सही आंसर क्या है बताइए, बी ऑप्शन के साथ जाना चाहोगे। जिसने शुरू में एसेट दिया क्लबिंग वहीं पे होगी, और कितनी होगी, 3 लाख हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, लेकिन बताइए 30% ऑफ एनएवी, 30% ऑफ एनएवी घटा लेंगे हम लोग तो 2,10,000 अमाउंट आरव के हाथ में क्लब हो जाएगा। हम लोग ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। इस सिचुएशन में हम लोग ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। 12 देखिए, एज पर सेक्शन 60 which of the following statement is correct? If any person has not transferred the asset but transferred income from such asset to any person, such income shall be included in income of transferor. मेरे हिसाब से तो सेक्शन 60 में यही कहता है कि जहां पे आप एसेट ना ट्रांसफर करके उस एसेट से जो इनकम है, अगर वो इनकम आप ट्रांसफर कर देते हो, अगर वो इनकम आप ट्रांसफर करते हो तो आपके ऊपर, ट्रांसफरर के ऊपर क्लबिंग का प्रोविजन लग जाएगा। मेरे हिसाब से ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। हम बी और सी और डी पढ़ने क्यों जाएं जब हमारे लॉ के हिसाब से फर्स्ट पॉइंट करेक्ट है। ठीक, वैसे पढ़ लो भी, कुछ हो सकता है नॉलेज गेन हो जाए। इफ एनी पर्सन हैज नॉट ट्रांसफर एसेट बट ट्रांसफर्ड इनकम फ्रॉम सच एसेट टू एनी पर्सन, such income shall be included in the income of transferee। नहीं, ट्रांसफरी कहां से आ गया, क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई होगा यहां पे। सी देखिए, इफ एनी पर्सन हैज नॉट ट्रांसफर एसेट बट हैज ट्रांसफर्ड इनकम फ्रॉम सच एसेट टू एनी पर्सन, सच इनकम इज नॉट टैक्सेबल। अरे यार, ऐसा कैसे हो जाएगा, तो हम लोग ना ऑप्शन ए के ही साथ जाएंगे, ये बिल्कुल सही आंसर है। 13 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एज पर सेक्शन 61। बताइए सेक्शन 61 में क्या था, रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट, और उस केस में भी क्लबिंग होती थी, याद करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एज पर सेक्शन 61? ऑल इनकम अराइजिंग टू एनी पर्सन बाय वर्च्यू ऑफ रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरी। नहीं, गलत है ये। ऑल इनकम अराइजिंग टू एनी पर्सन बाय वर्च्यू ऑफ रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट shall be chargeable to income tax as the income of transferor and shall be included in his total income। मुझे तो लग रहा है 13 का बी होगा। चलो एक बार सी भी पढ़ लेते हैं। All income arising to any person by virtue of a revocable transfer of asset shall be chargeable to income tax as the income of transferor and shall included in his total income। अब ये irrevocable की बात कहां से आ गई, हम जाएंगे यहां पे ऑप्शन नंबर बी के साथ। ऑप्शन बी हमारे लिए करेक्ट आंसर है, तो हम ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। याद करिए सेक्शन 61 क्या बोलता था कि अगर आपके पास कोई एसेट है जिसको आप ट्रांसफर करते हो और ट्रांसफर का नेचर रिवोकेबल है, तो उस एसेट से जो भी इनकम अक्रू अराइज होगी वो इनकम क्लब हो जाएगी ट्रांसफरर के लिए। तो हम पॉइंट नंबर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, यही करेक्ट है। 14 देखते हैं। अब देखो 14 में ड्राफ्टिंग कितनी बड़ी हो गई ना। अब जब इतनी बड़ी ड्राफ्टिंग होती है तो बच्चा घबरा जाता है। वैसे एग्जाम में इतनी लेंदी ड्राफ्टिंग वाले क्वेश्चन जनरली आपसे नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन कंसंट्रेशन लेवल को इनहेंस करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस काफी अच्छे होते हैं। आइए देखिए क्या कहता है। Which of the following statement is correct as per section 64(1)?
64(1) के हिसाब से हमको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। इफ एनी इंडिविजुअल हैज ट्रांसफर एनी एसेट अदर देन हाउस प्रॉपर्टी टू ए स्पाउस डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इनकम फ्रॉम द एसेट ट्रांसफर directly or indirectly shall be included in the income of transferor provided asset transfer for adequate consideration। मुझे बताओ, अगर adequate consideration होगा तो हम ट्रांसफरर के हाथ में क्यों लेंगे? फिर तो ये कॉन्सेप्ट अप्लाई ही नहीं होगा। तो ए तो बिल्कुल भी नहीं। आइए बी देखिए, इफ एनी इंडिविजुअल हैज ट्रांसफर्ड एनी एसेट अदर देन हाउस प्रॉपर्टी टू ए स्पाउस डायरेक्टली इनडायरेक्टली, income from asset transfer directly indirectly shall be included in the income of transferee provided the asset was transferred otherwise than adequate consideration or in connection with agreement to live apart। अब मुझे बताइए, ट्रांसफरी के हाथ में होगा तो फिर क्लबिंग का क्या मतलब है? ये स्टेटमेंट भी गलत है। सी पढ़िए, if any individual has transferred any asset अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर तो सेक्शन 27 लग जाता है, तो इसीलिए क्लबिंग का जो चैप्टर होता है ना, वहां से हाउस प्रॉपर्टी हटाया हुआ है जब ट्रांसफर का केस होता है, क्योंकि 27 में ये ऑलरेडी कवर्ड है। इफ एनी इंडिविजुअल हैज ट्रांसफर एनी एसेट अदर देन हाउस प्रॉपर्टी टू ए स्पाउस डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर डायरेक्टली इनडायरेक्टली शैल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ ट्रांसफरर provided asset was transferred otherwise adequate consideration or in connection with agreement to live apart। बिल्कुल पॉइंट नंबर सी सही है, सी बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? फिर एक लेंदी स्टेटमेंट आया हमारे पास, कोई नहीं, देखते हैं कितना कंसंट्रेशन लेवल है हमारा। एज पर सेक्शन 64(1)(a), मतलब ये माइनर चाइल्ड का क्वेश्चन है। In computing the total income of any individual, there shall be included all such income as arise or accrue to his minor child, including a minor child suffering from disability। नहीं, including कैसे हो जाएगा? इसमें क्लबिंग थोड़ी ना होती है, एक्सक्लूडिंग होना चाहिए, तो ये तो बेटा गलत हो गया। आगे देखो, एज पर सेक्शन 64 सबसेक्शन 1(a), in computing the total income of any individual, there shall be included all such income as arise or accrue to his minor child, not being minor child suffering from any disability of nature ATU। This section shall also apply in respect of। अरे ऐसे कैसे अप्लाई हो जाएगा? जो मैनुअल इनकम कमाते हैं, स्किल टैलेंट का इस्तेमाल करते हैं, वहां क्लबिंग थोड़ी ना होता है। तो बेटा बी भी गलत हो गया। सी ऑप्शन देखो, as per section 64(1)(a), in computing total income of any individual, there shall be included all such income as arise or accrue to his minor child, not being a minor child suffering from disability। ठीक बात है। provided that nothing contained in subsection shall apply, मतलब ये डिसेबल को भी एक्सक्लूड कर रहा है और स्मार्ट चाइल्ड को भी एक्सक्लूड कर रहा है। तो हम इस सिचुएशन में ना सी के साथ जाएंगे। सी सबसे ज्यादा क्या मतलब, है तो लीगल प्रोविजन है, तो सी बिल्कुल लीगल प्रोविजन के अकॉर्डिंगली ड्राफ्ट किया है, तो यहां पे हम लोग सी के साथ जाएंगे, सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। तो ये आपके 15 एमसीक्यूज किस तरीके के क्लबिंग ऑफ इनकम में पूछे जाते हैं, मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। आई होप आपको कॉन्फिडेंस आया होगा इस बात को लेके कि अगर हमारे एग्जाम में इस तरीके के एमसीक्यूज आते हैं तो हम बड़े आराम से कर लेंगे। और क्योंकि ये जो एमसीक्यूज हैं ये आपके इंस्टीट्यूट के पोर्टल से, इंस्टीट्यूट के बुकलेट से उठाया हुआ है, तो आपको एक कंफर्ट लेवल और आएगा कि जब इंस्टीट्यूट ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं तो हम इसको कर पाएंगे। चलिए चलते हैं आगे। अब बात करेंगे हम लोग कुछ ऐसे ही एमसीक्यूज की, लेकिन हमारे टॉपिक का नाम होगा सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। सेट ऑफ लॉसेस, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। आइए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर एक्स, पढ़िए।
Mr. X incurred long-term capital loss, long-term capital loss from sale of listed shares in recognized stock exchange and STT paid at the time of acquisition and sale of such shares. Okay, 112 capital A केस में ला रही है यहां से. Such loss can be set off only from long-term capital gain, can be set off against both short-term long-term gain, can be set off against any head of income, is not allowed to be set off. बताइए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपके अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए, क्योंकि आप बचपन से जानते हैं कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का लॉस होता है, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ होता है, किसी और इनकम से होता नहीं. अपने हेड में भी नहीं होता, और जब अपने हेड में ही नहीं होगा तो किसी और से क्या होगा? तो बिल्कुल सही बात है. इस क्वेश्चन में हम लोग ऑप्शन ए के साथ जाएंगे. सेकंड देखिए, द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच स्पेकुलेटिव लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड. बताइए 4 इयर्स स्ट्रेट फॉरवर्ड याद होगा आपको. कुछ केसेज में 4 इयर्स था, कुछ में 8 इयर्स था और कुछ में अनलिमिटेड था. तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम ए के साथ जाएंगे, क्योंकि स्पेकुलेटिव लॉस मैक्सिमम 4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाता है. और 4 इयर्स काउंट कैसे करते हैं? तो जिस ईयर का लॉस है, जिस ईयर का लॉस है उस ईयर को छोड़ के अगले 4 साल तक हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं. चल थर्ड देखिए, मिस्टर ए incurred short-term capital loss. Mr. A incurred short-term capital loss of 10,000 on sale of shares through the National Stock Exchange. Mr. A incurred short-term capital loss 10,000 on sale of shares through stock exchange. बताइए short-term capital loss है, क्या ये can be set off only short-term, can be set off against both short-term long-term, can be set off against any heads of income, not allowed. बताइए. आई होप आप अभी तक माइंड में कब कर चुके होंगे कि आप कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे. हमारे पास ऑप्शन बी ही करेक्ट है. आप शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों से ही सेट ऑफ कर सकते हैं. अच्छा, आपको ना बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर 112 ए वाला लॉन्ग टर्म लॉस है तो सिर्फ 112 से होगा, ऐसा कुछ नहीं है. लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आपको कहीं से भी आया हो, आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पड़ा हुआ है, चाहे वो 112 ए वाला है या 112 वाला है, कहीं से भी सेट ऑफ कर सकते हो. वैसे ही शॉर्ट टर्म में अगर शॉर्ट टर्म का लॉस 111 ए से है और आपके पास नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, आप कर लीजिए एडजस्ट. इनमें हम सेक्शन कंपैरिजन नहीं करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका अपना. आइए आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, loss from house property 3,10,000 for assessment year 21-22 is allowed to be set off against income from assessment year 23-24 of 5 lakhs to the extent of. बताइए पिछले सालों का हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कैरी फॉरवर्ड होके आ रहा है, तो हम करंट ईयर में जितना हमारे पास इनकम होगा टू दैट एक्सटेंट हम उसको सेट ऑफ कर सकते हैं. तो बताइए 3,10,000 का लॉस था, क्या हम फुल्ली अलाउड ना कर दें क्योंकि मेरे पास 5 लाख की इनकम है? अरे वो जो 2 लाख रुपया का लिमिट है ना, जो आपके माइंड में भी आया होगा, वो करंट ईयर में सेट ऑफ करने के लिए है. अगर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कैरी फॉरवर्ड होके आया है तो करंट ईयर में कितना अमाउंट तक वो सेट ऑफ होगा इसकी कोई लिमिट नहीं है. तो यहां पे हम पूरा 3,10,000 सेट ऑफ कर लेंगे. कहां से? हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से. कोई दिक्कत नहीं है. तो हम यहां पे ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 4 में बी के साथ. बोलिए आता है समझ में? आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, बिजनेस लॉस ऑफ करंट ईयर कैन नॉट बी सेट ऑफ एनी इनकम अदर देन बिजनेस इनकम. नहीं, गलत है. लॉन्ग टर्म से कर सकते हैं, आइदर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म से कर सकते हैं, सैलरी इनकम से नहीं कर सकते. यस, बिजनेस लॉस सैलरी इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता. तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम डी ऑप्शन के साथ जाएंगे. 6 देखिए, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी हेड ऑफ इनकम टू द एक्सटेंट 2 लाख. नहीं, 2 लाख का तो यहां पे कोई लॉजिक नहीं है. अगेंस्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2 लाख नहीं. अगेंस्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विदाउट एनी लिमिट. बिल्कुल सही बात है. 2 लाख का जो रिस्ट्रिक्शन है ना,
वो रिस्ट्रिक्शन सिर्फ सेट ऑफ के लिए है बेटा। अगर आप कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड करके लेके आ रहे हो हाउस प्रॉपर्टी का, तो नेक्स्ट ईयर में हाउस प्रॉपर्टी के इनकम से वो सेट ऑफ हो जाएगा, यहां पे कोई लिमिट नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, हम लोग ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मिस्टर रवि incurred loss of 4 lakhs in previous year 22-23 in the retail business. Against which of the following income earned during the same year can be set off from such loss? बताइए, किसी दूसरे प्रॉफिट से हो जाएगा? यस। लॉन्ग टर्म कैप गेन से हो जाएगा? यस। स्पेकुलेटिव बिजनेस से हो जाएगा? कहां मना किया गया है? अरे स्पेकुलेटिव का लॉस किसी और से नहीं हो सकता, लेकिन किसी और बिजनेस का लॉस तो स्पेकुलेटिव से हो सकता है। तो मेरे हिसाब से यहां सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, हम डी के साथ जाएंगे, हम डी के साथ जाएंगे। आई होप आप मेरे से कन्विंस होंगे कि डी करेक्ट आंसर है, हम डी के साथ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विराट रन अ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शूज इन 2021 ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2021 and 22 विराट हैज इनकर्ड बिजनेस लॉस। ओके, विराट हैज इनकर्ड बिजनेस लॉस in 22-23 he earned business profit 3 lakhs. Considering he may or may not sufficient income to be set off his earlier loss, which of the following order of set off shall be considered? कहता है पिछले 2 साल के लॉसेज हैं, करंट ईयर में प्रॉफिट है लेकिन वो कम है, तो बताइए आपके सेट ऑफ करने का ऑर्डर क्या होगा? बताइए, पहले पुराना वाला सेट ऑफ कर लेंगे क्योंकि यहां लिमिटेशन 8 साल का होता है, तो पहले हम पुराना वाला सेट ऑफ कर लेंगे, उसके बाद फिर हम नया वाला करेंगे। He does not have income from any, और कोई इसके पास इनकम नहीं है। कहता है फर्स्ट एडजस्टेड लॉस ऑफ प्रीवियस ईयर 2021 देन 21-22 एंड देन अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन इफ एनी इनकम इज अवेलेबल फॉर एडजस्टमेंट। मेरे हिसाब से तो यही सही लग रहा है। चलिए एक बार ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि कैसे कैसे ऑप्शन और दिए हुए हैं। फर्स्ट एडजस्ट लॉस ऑफ 21-22 एंड देन 20, ये गलत है। फर्स्ट एडजस्ट अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन गलत है। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को तो हम लोग अनलिमिटेड टाइम तक कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो उसको अभी एडजस्ट करने की क्या जरूरत है? तो ये गलत है दोनों ऑप्शन। हम ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 8 में। पहले आप पुराने वाले लॉस को खत्म करिए, फिर नए वाले को करिए, और अनएब्जॉर्ब तो बाद में आएगा, उसको तो हम अनलिमिटेड टाइम तक कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, वहां तो कोई इश्यू ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लॉस अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम इनकम फ्रॉम ओइंग मेंटेनिंग। नहीं कर सकते हैं, ओइंग मेंटेनिंग का लॉस किसी और से नहीं कर सकते हैं, तो ये तो हो जाएगा। कैजुअल इनकम बताओ, बिल्कुल सही बात है। कोई भी इनकम, कोई भी लॉस कैजुअल इनकम से सेट ऑफ नहीं होता। हाउस प्रॉपर्टी से हो जाएगा, सैलरी से नहीं होता। तो बताइए बी और डी आप ऑप्शन एफ के साथ जाएंगे। 9 में हम ऑप्शन एफ के साथ जाएंगे, क्योंकि पीजीबीपी का लॉस कैजुअल इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता और ना ही सैलरी इनकम से। तो एफ इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 9। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10। शॉर्ट टर्म लॉस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, नाइदर शॉर्ट टर्म नॉट आइदर शॉर्ट टर्म। बिल्कुल डी के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में हम डी के साथ जाएंगे। अगर आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो आप उसको शॉर्ट टर्म से तो कर ही सकते हो, इवन लॉन्ग टर्म से भी सेट ऑफ कर सकते हो। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज के पूछे जाते हैं। 11 देखिए, अब वही कोई बच्चा ढंग से पढ़ के नहीं जाएगा तो बताओ दिक्कत तो आएगी ना। इसीलिए आप कहोगे कि सर अभी तक तो हम इतने महीने हो जाते हैं डीटी जीएसटी, बेटा इसीलिए आपको इन डेप्थ में कराया जाता है। अब देखो जो बच्चे हमसे पढ़े हुए हैं इन क्वेश्चन में, चलो किसी क्वेश्चन में हो सकता है आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ जाए, बट इन जनरल हम लोग अभी तक 40-45 एमसीक्यूज कर चुके। कोई ऐसा पॉइंट आपको लग रहा है कि हमने क्लास में नहीं पढ़ा था? सब कुछ पढ़ा हुआ था। और ये नहीं कि ये एमसीक्यूज मैंने अपना कहीं से डेवलप करके बना दिया। हमने सीए इंस्टीट्यूट के पोर्टल से, सीए इंस्टीट्यूट के स्टडी मॉड्यूल से क्वेश्चंस उठाए हैं। तो अगर आप ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो आप अपने अटेम्प्ट में, अपने एग्जाम में बिल्कुल सेफ हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मिस्टर एक्स has unadjusted loss from house property 10 lakhs of the previous year 13-14
एंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ प्रीवियस ईयर 22, 23, 10 lakhs। लैप्स नहीं हो गया, 8 साल तक ही तो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो 23, 13, 14 का लॉस है, उसको छोड़ दो। 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 8 साल 21, 22 में लैप्स हो चुका है। 8 साल खत्म हो गया। जिस ईयर का लॉस है, अगर वहां से आप 8 ईयर्स काउंट करेंगे तो ऑलरेडी 8 ईयर्स लैप्स हो गया है। तो ये लॉस बेटा कैरी फॉरवर्ड होने के बाद सेट ऑफ नहीं होगा, क्योंकि जो लिमिटेशन टाइम है वो लैप्स हो चुका है। ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ एंड इट विल लैप्स। बिल्कुल लैप्स हो गया, क्योंकि 8 साल एक्सपायर हो गया है। तो बाकी ऑप्शन हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम इनकम ऑफ ओइंग मेंटेनिंग। नहीं नहीं नहीं। कैन सेट ऑफ फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अरे ना भाई। कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम इनकम, नहीं जी, नन ऑफ दिस। तो बताइए 12 नंबर का जो आंसर होगा वो डी होगा, क्योंकि आप बचपन से जानते हो कि स्पेकुलेटिव का जो लॉस होता है सिर्फ वो स्पेकुलेटिव के बिजनेस से सेट ऑफ होता है, उसके अलावा किसी और इनकम से सेट ऑफ नहीं होगा। तो हम लोग ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। क्वेश्चन 13 देखो, मिस्टर एक्स हैज अ लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 5 lakhs एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 5 lakhs। इन दिस केस टैक्स लायबिलिटी शैल बी नील। ये तो सेट ऑफ हो जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है 5 लाख एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 5 lakhs। तो बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है 5 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 5 लाख। कितना मैक्सिमम सेट ऑफ कर लोगे? 2 लाख तक सेट ऑफ हो जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा है ना हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दूसरे चैप्टर से 2 लाख तक ही सेट ऑफ होता है। फिर 3 लाख बच गया। अब उस 3 लाख में से बताइए 87A का रिबेट भी ले लोगे तो आपका जो टैक्स आएगा वो नील हो जाएगा। थ्रू वेरियस मीन वो नील ही आ जाएगा, क्योंकि आप उसमें 87A का रिबेट ले लोगे। इनकम आपकी 5 लाख के रेंज में है, तो टैक्स आपका रिबेट लेने के बाद नील आ जाएगा। 14 नंबर देखिए, मिस्टर एक्स अ सीनियर सिटीजन लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 5 lakhs, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 5 lakhs। इन दिस केस टैक्स लायबिलिटी शैल भी, बताइए सेम सिचुएशन होना चाहिए। 14 का भी सेम सिचुएशन होना चाहिए। 3 लाख हाउस प्रॉपर्टी का लॉस 5 और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 5, तो हम 2 कर लेंगे और 3 लाख तक तो वैसे ही बेसिक एग्जाम्पशंस होती हैं, रूल ऑफ शिफ्टिंग ऑफ लग जाएगा, काम खत्म। तो यहां पे भी नील आएगा। 15 देखिए, मिस्टर एक्स सीनियर सिटीजन लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 5 lakhs, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 5 lakhs एंड इनकम फ्रॉम बिजनेसेस 12 lakhs। यहां पे आपको कैलकुलेट करना होगा 12 लाख, यहां पे आपको कैलकुलेट करना होगा। मिस्टर एक्स अ सीनियर सिटीजन हैज लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 5, तो 2 लाख सेट ऑफ कर लोगे तो इनकम कितनी बच जाएगी? 10 लाख। 10 लाख पे आता है 1,12,500, लेकिन उस पर 4% का सेस भी लगाओगे तो मेरे हिसाब से 1,14,400 आ जाएगा। भाई 5 लाख रुपए का आपके पास लॉस है, मैक्सिमम लॉस आप सेट ऑफ कर सकते हो हाउस प्रॉपर्टी का 2 lakhs। तो आपने बिजनेस इनकम से 2 लाख सेट ऑफ कर लिया, तो टैक्सेबल बिजनेस इनकम कितनी आ गई? 10 लाख। 10 लाख के ऊपर टैक्स निकाल दीजिए, नॉर्मल स्लैब रेट 3 लाख के स्लैब से निकालिए, सीनियर सिटीजन है ना, 3 लाख के स्लैब से निकालिए तो 1,10,000 आ जाएगा, और उसका फिर 4%, तो 1,14,400 आपका ऑप्शन है, या आपका आना चाहिए। तो देखिए अभी हम लोगों ने 45-50 मिनट में 3 चैप्टर के रिटर्न ऑफ इनकम, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज और क्लबिंग ऑफ इनकम के 15 एमसीक्यूज देख लिए। ये एमसीक्यूज थोड़े कम लगेंगे आपको, बिल्कुल, क्योंकि इंस्टीट्यूट अपने मॉड्यूल में कम एमसीक्यूज ही देता है, हम लोग इसके अंदर और ऐड कर देते हैं। तो जब आप यहां से जाएंगे और आपको एमसीक्यू की बुक दी जाएगी प्रैक्टिस के लिए, तो उसमें कुछ क्वेश्चन ज्यादा होंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए, लेकिन बस आप कितने भी एमसीक्यूज कर लो, आप कभी ये कंफर्ट जोन में मत आना कि हमने इतने एमसीक्यूज कर लिए, अब इससे ज्यादा तो आएगा ही नहीं पेपर में। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। आप तो अपने चैप्टर को थॉरोली पढ़िए, एमसीक्यूज वहीं से आएंगे, ये कंफर्म है। और आपने अगर थॉरो स्टडी की है तो आपका जो एमसीक्यू होगा वहीं से मिल जाएगा, आप कर लोगे। तो देखिए कई बच्चों को ऐसा लगता है कि जो एमसीक्यूज हैं क्लास में नहीं होता है, कम होता है,
ऐसी कोई दिक्कत है ही नहीं। आप जैसे ही इन एमसीक्यूज को एक साथ करोगे, लास्ट में आप बड़े आराम से 2-4 दिन के अंदर 500-700 एमसीक्यू कवर अप कर लोगे। ठीक, तो आई होप कि इन कुछ एमसीक्यूज से आपको कुछ कॉन्फिडेंस आया होगा। ऐसे ही कुछ एमसीक्यूज के साथ हम लोग फिर आप लोग से मिलेंगे टेक्स्ट की सीरीज में, और साथ में ऑडिट की एमसीक्यू सीरीज भी चल रही है। थैंक यू वेरी मच।